हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंगर एंड आज हम लोग करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैपिटल जी का मान क्या है। जो हमारा कैपिटल जी होता है उसका मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम स्क्वायर, या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹, आगे वही होगा, या होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, या होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे जो हमारा कैपिटल जी होता है वो होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यानी जो मतलब कि एक कांस्टेंट वैल्यू ली जाती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण की जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया है, कैपिटल जी का मान ज्ञात करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश, कोपरनिकस और गैलीलियो। तो जो हमारे न्यूटन थे, या हेनरी कैवेंडिश थे, या कोपरनिकस थे, या थे हमारे गैलीलियो। तो जो हमारे कैपिटल जी का मान या हमारे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान ज्ञात करने वाले पहले वैज्ञानिक थे वो थे हमारे हेनरी कैवेंडिश। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होता है। जो हमारा कैपिटल जी होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यानी जो ग्रेविटेशन की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल जी, और जो स्मॉल जी होगा हमारा वो होगा गुरुत्वीय त्वरण। ओके, तो जो हमारा स्मॉल जी का मान होता है वो क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स होगा, या 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा, या 8.9 मीटर सेकेंड स्क्वायर, या 8.9 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो जो हमारा स्मॉल जी का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण का वो होता है हमारा 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का भार क्या होगा। जिसका द्रव्यमान होगा स्मॉल m, उस वस्तु का भार क्या होगा, mg स्क्वायर, m स्क्वायर g, m प्लस g। तो जो हमारा m द्रव्यमान वाली वस्तु है उसका भार, हमारा एक फॉर्मूला होता है F = mg। ओके, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा mg। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है। किलोग्राम, न्यूटन मीटर, या डाइन। जो हमारा भार का एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ओके, और जो हमारा किलोग्राम होता है वो होता है हमारा द्रव्यमान का मात्रक। ओके, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और जो हमारा भार का एसआई मात्रक होता है यानी वेट का वो होता है न्यूटन। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा। चंद्रमा का मतलब कि उसका जो द्रव्यमान होगा वो बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, या दोनों बदल जाएंगे, या दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। मतलब कि किसी वस्तु को जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका जो मतलब कि उसमें जो चेंजमेंट होगा उसमें क्या चेंजमेंट होगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, दोनों बदलेंगे, या कोई भी नहीं बदलेगा। तो उसका हम लोगों का भार बदल जाएगा। भार कितना हो जाएगा, मतलब कि उसका भार हो जाएगा 1/6। पृथ्वी पर जो भार होता है मतलब किसी वस्तु का वो चंद्रमा का 6 गुना होता है। ओके, तो जो चंद्रमा पर होगा वो हो जाएगा 1/6 पृथ्वी का। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है, द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, द्रव्यमान अदिश और भार एक सदिश राशि है। सेकेंड ऑप्शन है, द्रव्यमान सदिश और भार एक अदिश राशि है। थर्ड ऑप्शन है, प्रत्येक स्थान पर द्रव्यमान एक समान रहता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। मतलब कि जब द्रव्यमान और भार के संबंध में हम लोगों को कथन बताना है कौन सा सही नहीं, तो इसमें ये तो हमारा सही है, क्योंकि जो हमारा द्रव्यमान होता है वो एक अदिश राशि होती है, और जो हमारा भार होता है वो एक सदिश राशि होती है।
इसके बाद जो हमारा ये दिया है प्रत्येक स्थान पर द्रव्यमान एक समान रहता है, ये भी सही है क्योंकि बाहर हमारा वेट चेंज हो जाता है लेकिन मास चेंज नहीं होता है। उसके बाद जो हमारा ये दिया वो भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, मतलब जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, स्मॉल जी के मान पर निर्भर करता है। ओके, इसके बाद जो हमारा सेकेंड ऑप्शन दिया है यही हमारा रॉन्ग है कि द्रव्यमान एक सदिश और भार एक अदिश राशि होती है। ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि द्रव्यमान हमारी अदिश और भार सदिश राशि होती है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि वस्तु का भार चंद्रमा पर W हो तो पृथ्वी पर क्या होगा। मतलब कि एक वस्तु है उसका जो भार है वो चंद्रमा पर कितना है, W है। तो हमने अभी बताया था कि जब पृथ्वी जो होती है वो पृथ्वी पर कोई भार होता है वो चंद्रमा का मून का कितना होता है, 6 मल्टीपल होता है। ओके, तो इसमें जो चंद्रमा का भार होगा वो हो जाएगा 6W। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों या कोई नहीं। तो जो हमारा दाब का एसआई मात्रक होता है एक तो होता है हमारा किलोग्राम और दूसरा होता है हमारा पास्कल। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है, किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व 3 है और उस वस्तु का घनत्व क्या होगा। मतलब कि किसी वस्तु का जो अपेक्षित घनत्व है वो 3 दिया है तो वस्तु का घनत्व क्या होगा, तो 1000, 2000, 3000 या 4000। तो वस्तु का जो अपेक्षित घनत्व होगा वो हो जाएगा 3000। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, आज हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण की जो प्रतिक्रिया होती है उसको कौन कौन से भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होगा हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सेकेंड होगा हमारा उत्प्लावन बल, थर्ड होगा हमारा गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल g = 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, जो हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होगा वो उसमें हम लोग एक बल लेंगे, बल होगा हमारा F = होगा कैपिटल G, कैपिटल M, कैपिटल M1, कैपिटल M2 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ओके, जिसमें G होगा हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, M1 होगा पहली वस्तु का द्रव्यमान और M2 होगा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, और जो हमारा R होगा वो होगा दो वस्तुओं के बीच की दूरी। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्प्लावन बल हमारा क्या होता है। जो प्ररोध के द्वारा दाब दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल। ओके, तो P = होता है F/A, जहाँ P होता है दाब, F होता है बल और A होता है क्षेत्रफल। ओके, इसके बाद हमारा G = कैपिटल स्मॉल g = कैपिटल G, कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जहाँ हमारा R होगा पृथ्वी की त्रिज्या, M होगा पृथ्वी का द्रव्यमान और G होगा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ओके, इसके बाद जो हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है उसका मान हमारा होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके, और जो ये हमारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम था इसमें हमारा W = होता है M × G, जहाँ W जो हमारा होता है वो होता है भार, M होता है द्रव्यमान और G होता है गुरुत्वीय त्वरण। ओके, देखिए हम लोगों को एक कोई बल होता है वो कार्य करता है, जैसे कि एक सुई होती है वो पानी में डालने पर डूब जाती है, और एक पानी का जो जहाज होता है जैसे कि ये है एक पानी का जहाज होता है वो पानी में तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है, जबकि जहाज भारी होता है और जो सुई होती है वो तो बहुत हल्की होती है, लेकिन वो क्यों डूब जाती है पानी में। इसके बाद और देखते हैं, जैसे कि ये बॉटल है ये पानी में तैर रही है और जबकि सुई होती है वो डूब जाती है। जैसे कि ये बॉटल है ये भी पानी में तैर रही है, और ये बॉटल है ये पानी में पूरी मतलब कि डूबी हुई है लेकिन फिर भी ऊपर तैर रही, पूरी तरह से तैर रही है। इसी तरह हम लोग अब ये देखेंगे कि क्यों होता है ये। तो हमारा एक आर्किमिडीज वो थे वैज्ञानिक, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने इसमें बताया कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है, मतलब कि जब कोई वस्तु होती है कोई भी वस्तु होती है उसको किसी तरल में या उस तरल में या तो जल हो या कोई ठोस जल हो या कोई द्रव हो, मतलब कि कोई भी द्रव हो, उसको जब डुबोया जाता है तब वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाला बल, मतलब कि जो उसमें कोई चीज़ डुबोते हैं तो उसमें एक ऊपर की ओर बल लगता है, हम लोग बल का अनुभव करते हैं। यह बल उस वस्तु का द्वारा विस्थापित तरल
के भार के बराबर होता है। मतलब कि जो ये बल होता है, जो बल लगता है वो उस जो वस्तु हम लोग उस पर डुबोते हैं तो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ओके। और आर्किमिडीज ने जो ये सिद्धांत दिया था उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज हुआ, जैसे कि यह पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए। मतलब कि जो पदार्थों का घनत्व ज्ञात किया जाता है वो इन्हीं के सिद्धांत से। और यह जल यानों और पनडुब्बियों को डिजाइन बनाने के लिए ये इसमें भी बहुत काम करता है। और ये थर्ड हमारा दिया है, दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। ओके। इसी प्रकार से जो लोहे एवं स्टील का बना जलयान इतना बड़ा होते हुए भी जल में तैरता रहता है, लेकिन छोटी सी पिन डूब जाती है। अब हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ओके। जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो हमारी बॉटल है ये हमारे वाटर में तैर रही है। ये क्यों तैर रही है? क्योंकि जो एक वाटर होता है किसी कंटेनर में, तो उसके द्वारा एक बल लगाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल। ओके। तो जो बल लगाया जाता है यदि किसी उस वस्तु के बल के बराबर होगा तो वो मतलब कि पूरी तरह से तो उसमें तैरेगी। ओके। मतलब कि उसका जो भाग होगा पूरा वो डूबा हुआ होगा लेकिन फिर भी तैरेगा जल में। जैसे कि हमारा ये दिया है ये। ओके। मतलब कि इसमें दिया है कि वस्तु पूरी तरह से तैर रही है लेकिन पूरा भाग उसका जल के अंदर है, तो ये इसमें बल लगाया जाएगा, वस्तु का बल और जो जल के द्वारा बल लगाया जाएगा उत्प्लावन बल, वो दोनों बराबर होंगे। तो ये मतलब कि पूरा तैरेगी। ओके। इसके बाद जब यदि जो जल द्वारा बल लगाया जाएगा और जो वस्तु द्वारा बल लगाया जाएगा, अगर वस्तु का बल मतलब कि कम होगा और जल द्वारा बल लगाया गया बल ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वस्तु जो होगी वो पूरी तरह से पानी में तैरेगी ऊपर। ओके। इसके बाद जब वस्तु द्वारा बल लगाया जा रहा है और जल द्वारा भी एक बल लगाया जा रहा है, मतलब कि जो तरल है उसके द्वारा भी बल लगाया जा रहा है, यदि दोनों मतलब कि वो जो वस्तु है उसमें भी थोड़ा वजन होगा, उसका भी जो वजन होगा वो ज़्यादा होता जाएगा, तो वो धीरे धीरे करके डूबती चली जाएगी। ओके। तो ये जो हमारी है ये आधी तैर रही है क्योंकि इसमें जो बल लग रहा है वो अब इसका थोड़ा वजन ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये अब आधी तैरेगी जल में। ओके। और एक समय बाद हम देखेंगे कि वस्तु जो होती है वो जल में डूब गई। वो जो जल में डूब क्यों गई? जब जल द्वारा लगाया गया जो उत्प्लावन बल होता है वो अगर कम होगा और जो वस्तु द्वारा लगाया गया बल होता है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो जो वस्तु होगी वो जल में क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। ओके। तो यही होता है हमारा उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल के कारण ही जो हमारी सुई होती है वो पानी में डूब जाती है और जो हमारा पानी का जहाज होता है वो पानी में तैरता रहता है, क्योंकि जो जहाज बल लगाएगा वो पानी के बराबर बल लगाएगा, जो उत्प्लावन बल लगाएगा वो बराबर लगाएगा, इसलिए वो तैरता रहेगा। और जो सुई होती है वो मतलब कि उसमें ठोस होती है काफ़ी, तो उसमें जब वजन होता है जो वो पानी के लगाए गए बल से ज़्यादा हो जाता है। ओके। तो वो पानी में डूब जाती है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।